हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं भारतेंदु युग से एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतेंदु युग को नवजागरण काल क्यों कहा जाता है, इसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। भारतेंदु युग से संबंधित मैं कुल 5 प्रश्नों की चर्चा आपसे करूंगी, तो ये अत्यंत ज़रूरी है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से समझें, जिससे भारतेंदु युग आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं हमेशा की तरह आप लोगों के सामने सारी बातों को लिख कर प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना लिखना भी ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो को सुने ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ लिखने का भी अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आप यह देखेंगे कि आपकी राइटिंग सुंदर होगी, आपकी स्पेलिंग में सुधार आएगा और सबसे बड़ी बात, आप जितना लिखेंगे उतना ही विषय को भी समझते जाएंगे और विषय आपको आसानी से याद हो सकेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे। तो चलिए आज का विषय आरंभ करती हूँ। देखिए, भारतेंदु युग नवजागरण काल। तो नवजागरण काल यह शब्द जो है नवजागरण, आपने पहले भी सुना है, कहाँ? इतिहास में पढ़ा है। ये नवजागरण है क्या? जागरण मतलब जागृति, नव मतलब नया, यानी नई जागृति। तो ये नई जागृति ही नवजागरण है। और यह नवजागरण समाज में जिस तरह से व्याप्त हो गया, लोगों के हृदय में जिस तरह से फैला, इसका प्रभाव हम साहित्य में भी देखते हैं। यानी भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब तक हम अंग्रेजों की दास्ता में फंसे हुए हैं, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं या अंग्रेज के गुलाम बने हुए हैं। लेकिन हमारे मन में जब यह जागृति आई कि हमें इस गुलामी के जंजीर को तोड़ना है, तभी हम आज़ाद हुए। यही है नई जागृति। जब तक हम गुलामी को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तब तक हम गुलाम ही बने रहते हैं। लेकिन जब हम यह जान जाते हैं कि हम गुलाम हमेशा के लिए नहीं बने रह सकते, हम भारतीय किसी के गुलाम नहीं हैं, तब हमारी गुलामी के बंधन को कोई तोड़ने से रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं नवजागरण है क्या, ये कैसे समाज में धीरे धीरे व्याप्त हुआ। देखिए, नवजागरण यानी पिछड़ेपन का ज्ञान और साथ ही उस स्थिति से उबर कर आगे बढ़ने की आकांक्षा उत्पन्न होने की स्थिति ही नवजागरण है। यानी जब हम यह जान जाते हैं कि हम और लोगों से कितने पिछड़े हुए हैं और इसके बाद हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे अंदर यह आकांक्षा उत्पन्न होती है कि हम भी जीवन में आगे बढ़ें, तो ये जो स्थिति है यही है नवजागरण। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन चुका था। यह समय भारतवासियों के लिए अति दुर्भाग्य का समय था। अंग्रेज स्वयं को सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सुसभ्य समझते थे और हम भारतीयों को अशिक्षित, अयोग्य, असभ्य तथा हेय संस्कृति के पोषक मानते थे। किसान और कारीगर की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। समय के साथ साथ अंग्रेजों की शोषण नीति व दमन नीति और ज़्यादा बलवती होती गई। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज भारतवर्ष में व्यापार करने आए, लेकिन व्यापार करने का उनका उद्देश्य क्या हो गया? यहाँ पर शासन करने का हो गया। वे यहाँ शासन करने लगे। उन्होंने क्या किया? भारतवर्ष को अपना उपनिवेश बना लिया। वे स्वयं को क्या समझते थे? सुशिक्षित समझते थे, सुसंस्कृत समझते थे, सभ्य समझते थे। लेकिन हम भारतीयों को अंग्रेजों ने कभी भी सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सभ्य नहीं माना। अंग्रेज हमेशा से हम भारतीयों को असभ्य मानते थे, अशिक्षित मानते थे, हेय संस्कृति के पोषक मानते थे।
और यह हम भारतीयों का एक दुर्भाग्य था। हमारे भारतवर्ष में किसान कारीगर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी और जैसे समय समय बीतता अंग्रेजों की शोषण नीति और अधिक बढ़ती गई, यानी उनका शोषण और अत्याचार हम पर अधिक से अधिक होता गया। इसका यह परिणाम हुआ कि भारतीयों का असंतोष आक्रोश में बदला। तो स्वाभाविक है कि जब आप पर कोई अत्याचार करता है और आप उसे सहते हैं, तो सहते सहते एक दिन क्या होता है, ये सहनशीलता की बांध भी टूट जाती है और आक्रोश फूट पड़ता है। ठीक हम भारतीयों के साथ भी यही हुआ कि हमारे ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हम उसको सहते 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 एक दिन क्या किया, हमने अपने आक्रोश को व्यक्त किया। कुछ समाज सुधारक, राष्ट्र प्रेमी और धर्म सुधारकों ने भारतीयों के हृदय में नई चेतना का उदय किया। उनका ध्यान उनके गौरवशाली इतिहास व संस्कृति की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि अपने आलस्य का त्याग कर अपने अंदर आत्मबल पैदा करो। तो हमारे भारतवर्ष में बहुत से समाज सुधारक हुए, जिन लोगों ने हम भारतीयों के हृदय में एक नई चेतना जागृत की, नई चेतना पैदा की और उन्होंने हमें हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित कराया, जिसे हम भूल चुके थे। उन्होंने बताया कि हम आर्य की संतान हैं, हमारा एक गौरवशाली अतीत है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आलस्य का त्याग करना है, अपने भीतर आत्मबल पैदा करना है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनमानस में नई चेतना का जन्म हुआ, जिसने क्षेत्रीयता, जातीयता, धार्मिक संकीर्णता और अंधविश्वास को समाप्त कर देश को एक नई गति और ऊर्जा दी। यह सब उस समय के साहित्य के प्रवृत्तियों के रूप में दृष्टिगत हुई। तो हमारे देश में जितने भी समाज सुधारक हुए, उन लोगों ने हमें जो दृष्टि प्रदान की, उन्होंने जो हमारे अंदर एक चेतना प्रदान की, यह चेतना धार्मिक संकीर्णता, जातीयतावाद, क्षेत्रीयतावाद से ऊपर उठने की थी। और यही प्रवृत्ति हम साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं। यानी अगर हमें अंग्रेजों का मुकाबला करना है, अगर हमें अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर को तोड़ना है, तो हमें एक होना होगा। यहाँ जातीयता, क्षेत्रीयता या धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठना मतलब क्या हुआ, एक होना, कि हम सब भारतीय एक हों, तभी हम गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह की चेतना हम भारतवासियों के हृदय में जगाया गया। यही है नवजागरण और यही प्रवृत्ति हम साहित्य में भी देखते हैं। नवजागरण का केंद्र या उदय स्थल कोलकाता है। हिंदी नवजागरण का केंद्र कोलकाता ही बना। यहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का नवजागरण फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो नवजागरण का मुख्य केंद्र क्या था, कोलकाता। और कोलकाता के बारे में आप सभी जानते हैं, जो आज बंगाल की राजधानी है। और यहाँ से प्रकाशित होने वाली जो पत्र पत्रिकाएँ थी, उन्होंने क्या किया, पूरे देश में नवजागरण की चेतना को फैलाया। एक तरफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और धार्मिक संकीर्णता को मिटाने में तत्पर थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की पत्र पत्रिकाएं नवजागरण का बिगुल बजाकर हिंदी नवजागरण को प्रसारित कर रही थी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं क्या, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं क्या कर रही हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं हमारे समाज में फैली हुई अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जातीयतावाद जैसी संकीर्णताओं को दूर करने की चेष्टा कर रही है। दूसरी तरफ ये पत्र पत्रिकाएं हम सबके मन में नवजागरण की भावना को प्रसारित कर रही है, फैला रही है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का पहला अंक 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे युगल किशोर। इसके अतिरिक्त भारत मित्र, सार सुधा निधि, बंगदूत जैसी न जाने कितनी पत्रिकाएं हिंदी नवजागरण को नई गति व दिशा प्रदान कर रही थी। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र
क्या है? उदंत मार्तंड, जिसके संपादक कौन थे? युगल किशोर। तो उदंत मार्तंड पत्रिका के साथ साथ भारत मित्र, सार सुधा निधि, बंगदूत जैसे न जाने कितनी पत्र पत्रिकाएं जो है अपना कार्य कर रहे थे। यानी उनका कार्य क्या था? लोगों में चेतना फैलाना। तो ये है नवजागरण। यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि नवजागरण कैसे हमारे समाज में फैल रहा था। अब साहित्य की तरफ देखते हैं कि भारतेंदु साहित्य में नवजागरण कैसे है। देखिए, नवजागरण की सारी विशेषताएं हमें भारतेंदु युग में दिखाई देती है। भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के प्राय सभी कवियों और रचनाकारों ने हिंदी नवजागरण के विकास व गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजेंद्र लाल मित्र जैसे लोगों के साथ संपर्क बढ़ाया। भारतेंदु जी ने सभी क्षेत्रों में सुधार करने का कदम उठाया। नवजागरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कवि वचन सुधा, मतवाला, हिंदू पंच, विजय और सरोज जैसी तत्कालीन पत्रिकाओं ने अपना योगदान दिया। तो भारतेंदु युग में क्या देखते हैं कि भारतेंदु जी और उनके साथ जो अन्य कवि रचनाकार थे, उन लोगों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में सुधार कार्य किया। और उस समय जो पत्रिकाएं थी, जैसे कवि वचन सुधा, मतवाला, हिंदू पंच, विजय और सरोज जैसी पत्र पत्रिकाएं भी नवजागरण को फैलाने में अपना योगदान दे रही थी। भारतेंदु जी ने रूढ़ियों और बुराइयों पर खुलकर व्यंग्य किया। आपसी फूट के कारण होने वाले दोषों को गिनाकर भारतीयों को उनके शोषण का ज्ञान कराया। भारत के दुर्भाग्य पर आंसू बहाया। अंग्रेजों के वादा खिलाफी का भी चित्रण किया है। तो इस प्रकार भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में क्या किया है? रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन किया है, अंग्रेजों की वादा खिलाफी का चित्रण किया है, अंग्रेजों के शोषण का चित्रण किया है, भारतीयों के दुर्भाग्य पर, भारत के दुर्भाग्य पर आंसू बहाया है। उन्होंने अपने काव्य में एक जगह लिखा है, देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन लूटै, जाहिर बातन में अति तेज, कही सखी साजन नहीं अंग्रेज। यानी अंग्रेज कितने चालाक हैं, कितने सातिर हैं कि वे क्या करते हैं? भारतवर्ष के धन दौलत यानी भारत का खजाना को क्या करें? अंदर ही अंदर लूटते जा रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से हंस हंस के बातें करते हैं। तो अंग्रेजों की चालाकी और मक्कारी का वर्णन जो है भारतेंदु जी ने इस रूप में किया है। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों की नीति पर व्यंग्य किया। भारतीयों को अंग्रेजों की चालाकी, शोषण नीति से परिचित कराकर भारतीयों की चेतना को कुंठित न कर साहित्य, समाज और संस्कृति को क्रांतिकारी सुधारवाद का मार्ग दिखलाया। तो इस प्रकार भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की शोषण नीति का चित्रण किया और भारतीयों की चेतना को कुंठित न करके उन्हें एक नया मार्ग सुझाया। तो इस प्रकार भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की शोषण नीति का चित्रण अपने साहित्य में किया और हम भारतीयों को उससे परिचित कराया है। तो यही कारण है कि भारतेंदु युग को हम नवजागरण का युग कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने इस विषय को जिस तरह से आप लोगों के सामने लिखकर प्रस्तुत किया और समझाया है, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।